नमः संस्कृताय बच्चों, आज संस्कृत व्याकरण माला की हम सभी अच को कर लिए थे। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आने वाले स्वरों को हमने गिन लिया था। आज हम माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों की चर्चा करेंगे। अर्थात व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। तो आज हम हल की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था कि सूत्र 1 से लेकर के सूत्र 4 तक हमारे अचों को अर्थात स्वरों को गिना गया है। स्वरों की कुल संख्या 9 होती है। सूत्र नंबर 1 और 2 में मूल स्वरों को गिना गया है, जिन्हें हम मूल स्वरों को गिना गया है जिनकी संख्या 5 है। और सूत्र नंबर 3 और 4 में हमारे संयुक्त स्वरों को गिना गया है जिनकी संख्या 4 है। अब हम आज की क्लास में हम बात करने वाले थे आपके व्यंजन की। तो देखिए, व्यंजन को हम हल कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रत्याहार बनाना सोच रहे हैं। आपको पहले बता ही दें, क्योंकि बार बार ये अच, हल, अक, ये सारे शब्द आपको बार बार आ रहे हैं और परेशान करेंगे। तो एक वर्ड होता है प्रत्याहार बनाना। क्योंकि भी प्रत्याहार आपको कुछ सीमित प्रत्याहार याद करने हैं, आपको बनाना नहीं है, आपको याद कर लेना है। जैसे देखिए अच, अभी मैंने नाम लिया है अच, ये प्रत्याहार है, आपको याद करना है। उसके बाद देखिए एक प्रत्याहार हम बनाते हैं अक। क्या बनाते हैं? अक। देखो अ, ई, उ, री, री, आपको पता है ना कि ये इत संज्ञक होते हैं। इन्हें तो गिना ही नहीं जाता है, इन्हें पढ़ा जाता है, गिना नहीं। तो आपने कहा भी, पाणिनि जी ने पिछली क्लास में बताया था कि जो सूत्र लिखे गए हैं इनमें इस संज्ञक वर्ण है, इन्हें आपको गिनना नहीं है। इस संज्ञक वर्ण पाणिनि जी ने कहा था हमने अपने लिए व्याकरण के प्रयोग के लिए रखा है। तो व्याकरण प्रयोग क्या था? ये जो च देख रहे हैं ना, ये इन्होंने इसीलिए लिया था। क देख रहे हैं, अक देख रहे हो, यहां से अ उठाए हैं, यहां से क लिए हैं। अब अ और क के बीच में आने वाले सारे वर्ण असहित, माने प्रथम वर्ण सहित उस इत संज्ञक वर्ण के पहले जितने होंगे वे सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अच में क्या क्या आता है? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, आओ, ये आते हैं अच के अंतर्गत। अगर बात करेंगे आप अक, अक के अंतर्गत कौन आते हैं? अ, ई, उ, री, ली, अक, अक, अक। तो अ, ई, उ, री, ली, अक, अ, ई, उ, री, ली। बात समझ रहे हैं? अक के अंतर्गत। अब अच के अंतर्गत अ, ये रहा है आपका छ। देख रहे हैं, अ और च के बीच में सारे वर्ण गिने जाएंगे। अ और च के बीच में सारे वर्ण असहित। हाँ, इस संज्ञा को छोड़ देना है, इस संज्ञा को छोड़ देना है। तो चलो काउंट करो। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। बने पूरे 9 हैं। फिर से अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपके क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं, अर्थात सभी के सभी स्वर कहलाते हैं। तो ये लाइन तो आपकी पूरी हो गई। अब ऐसे ही ये प्रत्याहार है। ये क्या है? अब देखो एच प्रत्याहार क्या है? एच, एच, देख लो एच प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार, एंग, एंग में केवल 2 वर्ण आएंगे, ए, ओ। एंग में क्या आएगा? ए, ओ। एच, एच, एच में क्या आएगा? ए, ओ भी आएगा, ए, ओ भी आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो ये रहा आपका प्रत्याहार बनाना, और सूत्रों को ऐसे ही लिखते हैं। सूत्र प्रत्याहार में ऐसे ही लिखे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आज आपके व्यंजन। तो अब बताइए, व्यंजन सूत्र नंबर 5 से सूत्र नंबर 14 तक गिने गए हैं। सूत्र नंबर 5 से सूत्र नंबर 14 तक। तो जो पहला है उसका पहला वर्ण,
जो पहला है उसका पहला वर्ण और जो अंतिम है उसका अंतिम वर्ण। तो क्या मिलके बना? क्या मिलके बना? फिर से बोलिए, क्या मिलके बना? हल। और यही क्या कहलाता है? व्यंजन। क्या कहलाता है? व्यंजन। तो बात समझ में आ गई। हल को ही संस्कृत में क्या माने, व्यंजन को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अब हल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हम सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? हायवरट। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हायवरट, लड़, या मंगलनम, या मंगलनम, झभाएं, झभाएं, घढ़धर्ष, घढ़धर्ष, जबगढ़दर्श, जबगढ़दर्श, खफ छठ थ चटतव, खफ छठ थ चटतव, कपय, कपय, शशसर, शशसर, हल। तो बच्चों ध्यान से देखिए, दिया है हायवरट। अब देखिए हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि व्यंजन के अंदर कुल कितने वर्ण आते हैं। तो यहां भी इस संज्ञक वर्ण को छोड़ देना है। इस संज्ञक वर्ण को क्या करना है? छोड़ देना है। आपको इस संज्ञक को नहीं गिनना है। इस संज्ञक वर्ण केवल केवल प्रत्याहार बनाने काम में आते हैं और इस संज्ञक का कोई भी दूसरा काम नहीं है। कोई प्रत्याहार बिना इस संज्ञक के नहीं बनता है। ध्यान रखेंगे, प्रारंभ आप कहीं से भी कर सकते हैं। प्रारंभ कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे आप ह ड़ भी बोल सकते हैं, य ड़ भी बोल सकते हैं, व ड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कभी हाँ और ये ला नहीं बोल सकते हैं, यह और यह ला नहीं बोल सकते हैं। तो यही आपको समझाना है कि जो प्रत्याहार होते हैं वो प्रारंभ तो कोई भी वर्ण हो सकता है किसी इस संज्ञक को छोड़कर, लेकिन अंतिम वर्ण हमेशा कोई न कोई इस संज्ञक ही होना चाहिए, तभी प्रत्याहार बन पाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जब आप काउंट करेंगे तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ध्यान रखेंगे आपकी पूरी काउंटिंग, पूरी गिनती 34 की है, लेकिन आप देख रहे हैं एक बार यहाँ पर भी ह है और एक बार यहाँ भी ह है, और हमारे पूरे वर्णमाला में एक वर्ण को एक ही बार गिना गया है। तो इस 34 को हम केवल 33 लिखते हैं। जब पाणिनि जी से ऐसा पूछा गया तो पाणिनि जी ने पहले ही बता दिया था कि एक सूत्र है, उस सूत्र को बनाने के लिए हमने इस ह को पहले ले लिया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा न करता तो उनका वो प्रत्याहार नहीं बन पाता, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो फिलहाल वो पाणिनि जी की बात थी, तो पाणिनि जी ने ही व्याकरण लिखा है, तो पाणिनि जी की बात को हमको तो मानना पड़ेगा। तो पाणिनि जी ने कहा था कि 2 बार जो ह आए हैं आप उनको एक ही ह गिनिएगा। उन्होंने कहा क्योंकि एक वर्णमाला में एक वर्ण एक ही बार तो आते हैं, इसीलिए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? पूरे 33 वर्ण बताए गए हैं। व्यंजन में कुल कितने वर्ण बताए गए हैं? 33 वर्ण बताए गए हैं। बहुत सही, आप सभी को पता चल गया है कि अच को स्वर कहते हैं और स्वर में कुल 9 व्यंजन होते हैं, जिनमें से 5 आपके मूल स्वर होते हैं। व्यंजन को आप संस्कृत में हल कहते हैं और हल के कुल 33 वर्ण होते हैं। यह लाइन सबको पता है। प्रत्याहार बनाना आपने सीख लिया है। प्रत्याहार आप किसी भी सूत्र के किसी भी वर्ण माने जो इस संज्ञक ना हो वहां से शुरू करके किसी भी इस संज्ञक वर्ण तक ले जा करके प्रत्याहार बना सकते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजनों की रचना। व्यंजनों की रचना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने बड़े सुसज्जित तरीके से रखा है। आपने स्वरों को देखा ना,
पहले स्वरों में क्या किया इन्होंने, पहले कहा कि मूल लिखो, इसका क्या लिखना है, मूल। अब मूल जो ह्रस्व है वही दीर्घ होता है, वही प्लुत होता है। अब उसके बाद उन्होंने कहा इनसे बनने वाले संयुक्त लिख दो। अब संयुक्त हैं तो दीर्घ अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जब दो ह्रस्व मिलेंगे तब भी दीर्घ होगा, जब दो ह्रस्व अलग अलग मिलेंगे तब भी दीर्घ होगा, और जब दो समान ह्रस्व मिलेंगे तब भी दीर्घ होगा। ध्यान रखेंगे दीर्घ दो तरीके से होते हैं, जब दो समान ह्रस्व मिले, जब दो समान आ ई उ तो तब भी होगा, और जब दो असमान ह्रस्व स्वर मिले तब भी आपका दीर्घ होगा। ये लाइन क्लियर हुई। चलिए ये लाइन आप सभी क्लियर हो गई है। अब हम इसके बाद इनकी, ये तो हो गया ना आपके स्वर की बता दी। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन में इन्होंने सबसे पहले लिखा है, आपने हिंदी तो पढ़ा है, हिंदी में आपने पढ़ा है य व र ल, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो आप देख रहे हो कि उन्होंने सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन को स्थान दिया है, माने सूत्र नंबर 5 और सूत्र नंबर 6 में, अर्थात यण, यहाँ से यण से उन्होंने किसको रखा है, अंतस्थ व्यंजन को रखा है। उसके बाद उन्होंने क्या रखा है, नंबर 7। देखो एक एक सूत्र को समझना है, 1 2 में क्या है, मूल, 3 4 में क्या है, संयुक्त स्वर, 5 6 में क्या है, अंतस्थ व्यंजन, 7 में क्या है, 7 में क्या है, 7 में है अनुनासिक वर्ण, वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर है, अनुनासिक ना कहिए, पंचमाक्षर कह लीजिए। वर्ग का 5वां है, इया है, म है, अंगा है, ड़ है, न है, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग को देख लीजिए, इया भी है, म भी है, अंगा भी है, ड़ भी है, न भी है। आगे आइए, अब देखिए इसके जस्ट बाद झ भ चतुर्थ वर्ण, वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, वर्ग का कौन सा वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, झ भ घ ढ ध, माने सूत्र नंबर 8 में और सूत्र नंबर 9 में, सूत्र नंबर 8 में और सूत्र नंबर 9 में क्या गिना गया है, वर्ग का चौथा अक्षर गिना गया है। वर्ग का कौन सा अक्षर गिना गया है, चौथा। कोई पूछे माहेश्वर सूत्र में वर्ग का 5वां अक्षर कौन से सूत्र में गिना गया है, तो आप क्या कहेंगे, 7वें सूत्र में। किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना गया है, यम, यम, किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना गया है, यम। अगर कोई पूछता है कि वर्ग का चतुर्थ वर्ण माहेश्वर सूत्र में किस सूत्र में गिना गया है, सूत्र नंबर 8 और 9 में, सूत्र नंबर 8 और 9 में। फिर से कोई पूछ ले कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत, तो झ से शुरू होना है, कहां तक आना है, श तक, झष, कहां तक, झष। कोई अगर कहे कि संस्कृत में वो बोल दिया आपसे झष, क्या बोल दिया, झष, तो आप तुरंत बता देना उसको कि भैया आप कहना चाह रहे हो झ भ घ ढ ध, आप यही कहना चाह रहे हो। ये झष अगर वो बोला है, इसका मतलब कि वो आपसे झ भ घ ढ ध बोलना चाह रहा है। बात पकड़ने का प्रयास करिएगा। 8वें सूत्र में और 9वें सूत्र में पाणिनि जी ने आपके किसको गिना है, वर्ग का चतुर्थ वर्ण गिना है। बात करेंगे आप 10वें सूत्र की, तो उन्होंने गिना है ज ब ग ढ दश, ज ब ग ढ दश, अर्थात जश प्रत्याहार के अंतर्गत, किसके, जश प्रत्याहार के अंतर्गत उन्होंने सूत्र नंबर 10वें में वर्ग के तृतीय अक्षर को गिना है। जश प्रत्याहार के अंतर्गत जश
क्या गिना है? जश। जश प्रत्याहार के अंतर्गत उन्होंने ज ब ग ढ दश अर्थात तृतीय अक्षर को, वर्ग के तृतीय अक्षर को गिना है। आगे बात करते हैं ख फ छ ठ थ च ट त, ख फ छ ठ थ च ट त और क प वर्ग नंबर आपके सूत्र नंबर 11वें और सूत्र नंबर 12वें में पाणिनि जी ने वर्ग के द्वितीय और वर्ग के प्रथम अक्षर को गिना है, क्योंकि पाणिनि जी का कहना है कि ये अकेले प्रयुक्त हो सकते हैं, चतुर्थ वर्ण अकेले प्रयुक्त होंगे, तृतीय वर्ण अकेले, लेकिन ये दोनों जब भी नियम लगेगा कोई भी, तो ये दोनों नियम एक साथ लगने होंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको दो खंडों में इस तरीके से बांटा है। अब बात करते हैं श श शर और हल। तो इन्होंने कहा कि ये देख रहे हैं श ल, शल, शल प्रत्याहार की जब बात होगी तो श श स ह, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। श श स हल ऊष्म व्यंजन के रूप में गिने जाते हैं। ये 3 वर्ण और ये ह, आपके 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन में गिने जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एकदम स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है कि पहले अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, जो वर्ग का व्यंजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन सभी के अपने अपने उच्चारण स्थान होते हैं, सभी के बारे में भी हम जानेंगे। एक एक करके पूरी बात आपको बताई जाएगी। बच्चों आप परेशान हो, सारी चीजें लिखाई भी जाएंगी। अभी आप केवल ध्यान से सुनने का प्रयास करिए और समझने का। आप लिखेंगे सारी चीजें। स्पर्श व्यंजन आपको लिखाया जाएगा, अंतस्थ व्यंजन आपको लिखाया जाएगा, ऊष्म व्यंजन आपको लिखाया जाएगा, ये आपके मूल स्वर, आपके प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, सब कुछ लिखवाए जाएंगे। लेकिन अभी आपको याद कहाँ से करना है, समझना कहाँ से है, इस बात पर आप फोकस करेंगे। तो आपने देख लिया है कि सूत्र नंबर 1 से 4 के बीच में आपके अचों को गिना गया है, स्वरों को गिना गया है। सूत्र नंबर 5 और 6 में आपके अंतस्थ व्यंजन को गिना गया है। सूत्र नंबर 7 में आपके अनुनासिक माने वर्ग के पंचम वर्ण को गिना गया है। सूत्र नंबर 8 और 9 में आपके वर्ग के चतुर्थ वर्ण को गिना गया है। सूत्र नंबर 10 में आपके वर्ग के तृतीय वर्ण को गिना गया है। सूत्र नंबर 11 और 12 में वर्ग के द्वितीय और प्रथम वर्ण को गिना गया है, जबकि सूत्र नंबर 13 और 14 में आपके ऊष्म व्यंजन को गिना गया है। तो बच्चों चलते चलते एक बार हम ऐसे सूत्र को पढ़ करके तब आज की क्लास को विराम देंगे। तो सभी हमारे बाद पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। इसका सस्वर वाचन करना है पहले। तो सभी बच्चे तैयार हैं? ओके, चलिए पढ़ेंगे। अ ई ऊड़, अ ई ऊड़, रील रीख, रील रीख, ए ओंग, ए ओंग, ऐ औच, ऐ औच, हय वरट, हय वरट, लाड़, यमंगड़ नाम, झाभाया, झाभाया, घढ़धश, घढ़धश, जबगडदश, जबगडदश, खफ छठन थ चटत, खफ छठन थ चटत, कपय, कपय, शशसर, शशसर, हल, हल। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। कल हम कुछ प्रत्याहारों की चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे, गिनाएंगे और उसके बाद हम वर्ण विचार की चर्चा करेंगे। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नमः संस्कृताय।